अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं बानी पीटीआई की अहलिया की रिहाई की। तो बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अडयाला जेल से बिलाखिर रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत के बाद साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की रिहाई की रोक कार्ड जारी कर दी, जिसके बाद अब बुशरा बीबी को अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी, लेकिन सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन के दम दस्तियाबी और स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हुमायूं दिलावर की रुख्सत के बायस बुशरा बीबी की रिहाई की रोक कार्ड जारी नहीं हो सकी। जी बिल्कुल। और अभी जो है बुशरा बीबी बनी गाला गई थी और अब बनी गाला के बाद अब वो जा रही हैं लाहौर और उन्होंने शौकत खानम जाना है। और इतलात ये आ रही हैं कि उनके कान में दर्द थी, कोई कान में उनकी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अब वो जाएंगी शौकत खानम और अपनी तबीयत और अपने इलाज के हवाले से देखेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई, अब वो बनी गाला के बाद लाहौर की तरफ रवाना हो गई हैं, क्या मसरूफियात रहेंगी पूरा दिन, उनकी क्या स्केड्यूल है? ये है कि बुशरा बीबी को आज बिल्कुल उनको रिहाई के बाद वो यहाँ से अडयाला जेल से रिहा होने के बाद बनी गाला आई अपनी रिहाइश गाह पे, और उसके बाद फिर वो बनी गाला से लाहौर के लिए रवाना हो गई हैं। ये तकरीबन 9 माह का अरसा था जो उन्होंने इसमें कैद में गुजारा था। पहले तकरीबन इसका निस्फ, इन 9 माह का निस्फ आप समझ लीजिए कि ये बनी गाला में गुजरा था, जब बनी गाला को सब जेल करार दे दिया गया था। और उसके बाद फिर उन्होंने खुद दरख्वास्त की थी कि उन्हें बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, तो फिर वो अडयाला जेल में ही उनको रखा गया था अभी तक के लिए। और गुज़श्ता रोज़ फिर ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो थी वो मंजूर कर ली थी, और उसी हुक्म के नतीजे में आज फिर उनका रोबकार जारी हुआ, जो कि रिहाई का हुक्मनामा होता है, परवाना होता है, और मुतल्लिका जज जो हैं, जो अदालत ट्रायल कर रही होती है, वो अदालत जो है वो रोबकार जारी करती है जेल इंतज़ामिया के नाम। आज फिर ये जेल इंतज़ामिया के नाम ये जब रोबकार मौसूल हुआ तो उसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हुई। मैं बताता चलूँ कि इसमें उनकी ज़मानत पर रिहाई हुई है। ये जो मुकदमा है तोशाखाना केस पार्ट 2, ये अपनी जगह मौजूद है, इसका ट्रायल जो है वो जारी रहेगा। इसकी अगली समाअत जो है वो 26 तारीख को है, और 26 तारीख को बुशरा बीबी को इस केस की समाअत में अपीयर होना पड़ेगा, उन्हें आना पड़ेगा। इससे पहले जो उनकी रिहाई हुई, इससे पहले जो उनकी रिहाई हुई थी वो उनको कैद किया गया था। तोशाखाना मेन रेफरेंस था जो कि नैब ने बनाया था, और उसमें उनको सजा भी हुई थी, लेकिन उस सजा के खिलाफ अपीलें जब आई हैं हाई कोर्ट में तो वो अपीलें अभी भी ज़ेर इल्तवा हैं, और उनकी उन अपीलों की बुनियाद पर उनकी जो तोशाखाना मेन केस में सजा थी वो सस्पेंड हो गई थी। तो ये था। और एक तीसरा केस उनके खिलाफ था जो कि गैर शरई निकाह केस वाला, दौरान इद्दत निकाह वाला केस था, जिसमें कि उनको बरी कर दिया गया था। तो गुज़श्ता रोज़ जब रोबकार जारी हुआ तो उसमें ये अहकामात थे कि बुशरा बीबी अगर किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है तो उनको रिहा किया जाए। तो चूंकि किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी नहीं थी, इसलिए आज उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो गई। और ये तकरीबन 9 महीने का अरसा इन्होंने जेल में गुजारा है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सब जेल थी बनी गाला, और बनी गाला में जब वो रही हैं तो उस दौरान उनकी बहुत शिकायत उनकी तरफ से आई थी कि उनको खाने में कुछ मिलावट की शिकायत थी, और उनको जो तिब्बी बुनियादों पर ये शिकायत आ रही थी कि उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है, और जो वहाँ उनको खाना फराहम किया जाता है इस वजह से उनको जो है वो उनकी शिकायत जो है वो मौसूल हुई थी, जिसकी बिना पर और उनकी फिर बाद में दरख्वास्त आई थी कि उन्हें वो ज़्यादा मुनासिब समझेंगी कि उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, तो उन्हीं की दरख्वास्त पे इन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया गया था। कामरान खान साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर इसका कुछ असर आप देख रहे हैं, और जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, उनकी एग्रेसिव अप्रोच है, उस पॉलिसी में कोई तब्दीली आने वाले दिनों में आपको नजर आती है, या फिर इसमें मजीद शिद्दत आएगी? जी देखिए इमरान, ये आज 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये कि आज न सिर्फ ये कि हाई कोर्ट के अहकामात पे बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, बल्कि आज पीटीआई के 3 जो वकला हैं उनका एक वक्त जो है उसको खसूसी तौर पर इजाज़त दी गई थी कि वो बानी पीटीआई से अडयाला जेल जाके मुलाकात करें। उनमें फैसल फरीद और इसके अलावा शुएब शाहीन और सलमान अकरम राजा, ये 3 वकला ऐसे थे जिन्होंने हाई कोर्ट से आज इजाज़त ली थी, और
اور ہائی کورٹ نے انہیں اجازت دی تھی کہ آپ ملیں، کیونکہ اس خصوصی اجازت کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جیل انتظامیہ اور پنجاب حکومت نے اڈیالہ جیل میں تمام ملاقاتوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے، کسی سے کوئی ملاقات جو ہے وہ نہیں کرائی جا سکتی، ان تمام قیدیوں میں بانی پی ٹی آئی بھی شامل ہیں، اس لیے یہ اس کے لیے خصوصی درخواست مانگی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، یہ اجازت ملی، اس کے بعد باقاعدہ ملاقات یہ ہوئی ہے تینوں وکلا کی، ان تینوں وکلا نے باہر آ کر میڈیا ٹاک بھی کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے ان کو بہت سی چیزوں کا انہیں علم بھی نہیں تھا، کیونکہ انہیں وہ تمام سہولیات جو ہیں وہ اس طریقے سے دستیاب نہیں ہیں کہ وہ جو کرنٹ افیئرز چل رہے ہیں اس سے ان کو آگاہی ہو، ہم نے ان کو پورا بریف کیا ہے، ان کو پورا جو اس وقت تک کی جو بھی ڈیولپمنٹ کامران خان ملاقات تو ہوئی ہے، یہ کہیے گا جیسے کہ ہم پیٹرن دیکھ رہے ہیں رہائی کے بعد وہ بنی گالا گئیں، بنی گالا کے بعد لاہور، جس طرح کی ہم مصروفیات دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے آنے والے وقتوں میں وہ کوئی سیاسی ذمہ داریاں لے سکتی ہیں بشریٰ بی بی؟ دیکھیں بشریٰ بی بی پہلے بھی ڈائریکٹلی ایکٹیو نہیں تھیں پارٹی پالیٹکس میں، اگر آپ یہ دیکھیں ان کے رابطے ضرور تھے، ان کی آڈیو ضرور لیک ہوئیں جس میں انہوں نے اپنے کیسز کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنی نندوں سے، اپنے وکلا سے، لیکن یہ کہ وہ ڈائریکٹلی کو پارٹی کو چلانے کے حوالے سے اس طرح کی کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ ان کی طرف سے نہیں آ رہی تھی، اور اسی لیے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اب جو یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ جس کی پہلی ملاقات آج عدالتی احکامات کے نتیجے میں ہوئی ہے اور یہ سلمان اکرم راجہ اور شعیب شاہین اور فیصل فرید جا کے ملے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اب جو پارٹی کا آگے کا منظرنامہ ہے، خاص طور پہ ملک میں جو 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد جس طریقے سے تبدیلیاں آئی ہیں اور منظرنامہ چینج ہوا ہے، اس حساب سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید کوئی نئی لائن آف ایکشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سامنے آ سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کامران خان، اس اہم معاملے پر بات کر رہے تھے اور عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بشریٰ بی بی کو بالآخر 9 مہینے کے بعد ضمانت پر رہائی ملی ہے اور اس کے بعد لاہور وہ روانہ ہو گئی ہیں، شوکت خانہ میں ان کا مکمل چیک اپ ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور سیاسی سرگرمی آنے والے دنوں میں کیسے ہوں گی، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ ایک اور اہم معاملہ ہے جی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ مزید بولے کہ 26ویں آئینی ترمیم جیسا اتنا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن کی ان پٹ اور مولانا فضل الرحمان کے بغیر ہمارے نمبر پورے تھے، ہم اپنی مرضی کا آئین بنا سکتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کا طریقہ کار رہا ہے، ہم نے میثاق جمہوریت کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ جی بالکل، اور انہوں نے کہا کہ اس لیے زور زبردستی کے ووٹ نہیں چاہتے تھے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اختیارات آئینی عدالت کو ملنے تھے، آئینی بینچ کو مل گئے۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور رانا مبشر صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ کہیے گا جیسے کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ جی مولانا کی ان پٹ کے بغیر بھی پاسبلٹی تھی اور نمبر پورے تھے، یہ ترمیم پاس ہو سکتی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا کی ان پٹ کے بغیر یہ ہو سکتا تھا؟ لیکن جہاں تک نمبر کی بات ہے وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، نمبر تو بالکل پورے تھے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ملا تھا ٹاسک کہ جناب 25 تاریخ سے پہلے ایک کنسنسس کریٹ کرنا ہے ساری جماعتوں کے درمیان، اور کنسنسس کریٹ کر کے یہ ٹیبل کرنی تھی 26 امینڈمنٹ، وہ تو ٹاسک انہوں نے پورا کر دیا۔ جہاں تک نمبرز میں نے کہا پورے تھے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پورے تھے نمبرز، لیکن مولانا صاحب کی ان پٹ ضروری تھی اور مولانا صاحب کا وہاں پہ ہونا، یعنی کہ مولانا صاحب کے سارے نیگوسیشنز میں ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ مولانا صاحب جو ہے پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ تو اگر مولانا صاحب پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر چل رہے تھے اور باقی جماعتیں بھی جو تھی مولانا صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، تو وہ اس میں اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب اگر نہ، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب اگر نہ بھی ہوتے، مولانا صاحب نہ بھی مانتے اور پی ٹی آئی والوں کا ساتھ دیتے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے اور ابسٹین کرتے، نہ ڈالتے ووٹ اور نہ ووٹنگ کا حصہ بنتے 26ویں ترمیم کا، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کچھ لوگ سینٹ کے اندر سے جے یو آئی کے جو لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آگے پیچھے ہو جاتے، اور ان کے بہت زیادہ چانسز ہے، بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جے یو آئی کے کچھ سینیٹر جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتے تھے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیور میں ووٹ ڈال دیتے 26ویں ترمیم کے، اگر مولانا صاحب پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے اور پی ٹی آئی کے ساتھ چلتے، تو وہ میرے خیال میں
वो सेनेटर्स जो JUI के थे और सेनेट के अंदर बैठे हुए थे वो आगे पीछे हो सकते थे। अच्छा राना साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इल्ज़ामात लगा रही है वो यही लग रहा है कि वो ये ख़ास तौर पर इसकी टाइमिंग के हवाले से काफ़ी बात कर रहे हैं कि 25 से पहले क्यों ज़रूरी था, फिर रात लेट नाइट तक सेशन चलना, और एक तासुर ये मिल रहा है कि इस 26वीं आईनी तरमीम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बाकी जो दीगर कानूनी माहिरीन है वो भी ये कहते थे कि बेहतर तरीक़ाकार अपनाया जा सकता था। आपको क्या लगता है, आपकी क्या टेक है इस पर कि बेहतर अंदाज में ये चीज़ हो सकती थी या नहीं? गालिबन हमारा राब्ता जो है वो राना मुशर्रफ साहब से मुनक़ता हुआ है और मामला था जी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि हमने तो 18वीं जो आईनी तरमीम है उस सिलसिले में 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो किया। और इमरान सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की कि मुझे पता ही नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बनेंगे, ये उन्होंने बड़ी मेन बात की। खैर एक और अहम मामला है जी, दहशत गर्दी के लिए पाक फ़ौज जो है, सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो बहुत मुतहरिक हैं और इसके लिए बड़े पुराज़म है कि दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। और खैबर के ज़िला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करके 2 खुदकुश बमबारों समेत 9 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन गुज़श्ता रात किया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट खारजी रिंग लीडर साजिद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद भी मारा गया है। इसी मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा कि एक पैटर्न कुछ अर्सा पहले से हमें देखने को मिल रहा है कि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में ये दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ जो हैं वो हो रही हैं और इसके ताने बाने सरहद पार से मिलते हैं। यहाँ पर उसकी हिकमत अमली भी हमने तब्दील की और IBOs भी बहुत किए गए और इसमें जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं उनको बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। जो दहशत गर्दी में हालिया इजाफा है इसकी वजूहात आपके ख्याल में क्या है और क्या मैसेज देना चाहते हैं दहशत गर्द? यहाँ देखें कि जिस तरीके से स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के सदर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे ये दहशत गर्दी की कुछ वाक़यात ज़्यादा तेज़ी से हुए हैं और ख़ास तौर पर अफगान तालिबान टेक कवर करने के बाद से हुए 15 अगस्त 2021 के बाद से। और पाकिस्तान में टेररिज्म, उससे पहले 86% टेररिज्म की रिडक्शन थी, अफगान तालिबान के आने के बाद तेज़ी देखी गई और ये 70% बढ़ गई है। और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की बात करते हैं तो ये दहशतगर्दी 93% है। और इसमें मेन जो वजूहात है यकीनन वहाँ पे अफगानिस्तान में हाइड आउट्स हैं, जो ये कलअदम तहरीक तालिबान भी है, वहाँ पे दूसरे दहशतगर्द तंजीमें भी हैं, इनको लॉजिस्टिक्स भी वहाँ से इजीली मिल जाती हैं, वेपन्स एंड इक्विपमेंट भी वहाँ पे, फाइनेंसेस भी हैं, इजी लिबर्टी है वहाँ पे, इनको ट्रांसपोर्ट मिल चुकी है, तमाम वो सहूलतें मिल रही है वहाँ अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस की तरफ से और उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर अटैक्स के लिए। और ख़ास तौर पे जो आज का वाक़या जो आपने रिपोर्ट किया बाजोड़ में, बाजोड़ की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि बाजोड़ बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट जो है अफगानिस्तान के सरहद के साथ है और इसके साथ एक कुनर तहसील डिस्ट्रिक्ट है अफगानिस्तान का, जो कलअदम तहरीक तालिबान का गढ़ है। यहाँ पे इनके हाइट सोर्स इलाके में बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे सुसाइड ट्रेनिंग जो है अल-कायदा वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो कलअदम तंजीम है इनको यहाँ पे, और यहीं से लोग जब एंट्री करते हैं तो पास्ट में यहीं से गुजर के दीर जाते थे और दीर से स्वाद जाते थे। बाजोड़ के नॉर्थ में चतराल है, तो आपको याद होगा अफगान तालिबान के टेक ओवर करने के बाद चतराल के 2 पोस्टों पर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स भी हुए थे जी। तो उस वजह से इन एरियाज की एक इम्पोर्टेंस है। और देखें कि जी ये दुनिया को पाकिस्तान बारहा दफा बता भी चुका है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी समझ गई है कि एपिक सेंटर जो है अफगानिस्तान अभी एक टेररिस्ट एक्टिविटीज का एपिक सेंटर बन चुका है, जिसका थ्रेट न सिर्फ पाकिस्तान है, रीजन है, सेंट्रल एशिया है और वहाँ पे और तंजीमें हैं जो आलमी अमन के लिए भी खतरा है। मसूद साहब आपको इस हवाले से क्या लगता है कि जो अंदरूनी और बैरूनी अनासर हैं उनकी बहुत मुआवनत हासिल है, उनको कैसे लगाम डाला जा सकता है? कितने मजीद क्लियरेंस ऑपरेशन करने की ज़रूरत है कि मुकम्मल तौर पर इनका खात्मा हो सके? जी हाँ, देखें एक तो ये जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसको देखें जिस तरह रद्दुल फसाद को लॉन्च करने का मकसद भी यही था, जो कामयाबियां हुई थी उनको कंसोलिडेट करना था। ताहम जिस तरह मैंने बात की अफगान तालिबान के आने के बाद ये सिचुएशन ऐसी नहीं रही है जिसका दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में भी बढ़ गई, बलूचिस्तान में भी बढ़ गई है। तो उसमें ये फैसिलिटेटर्स जो पाकिस्तान के अंदर से हैं तो ये ऑपरेशंस उनके खिलाफ भी हो रहे हैं
और जिस तरह लिंक्स एस्टेब्लिश होती, जो इन्वेस्टिगेशंस होती, जिस तरीके से आज जो बाजोड़ में जो वहाँ पे कार्रवाई हुई है, देखें सुसाइडर्स भी मारे गए हैं, दूसरे लोग भी हैं, तो उससे एक लीड मिलती है और उस लीड के बाद से सब्सिक्वेंटली जो फैसिलिटेटर्स हैं जिन्होंने लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड की है या सपोर्ट कर रहे हैं विद इन खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान में है, तो उन पे ऑपरेशन हो रहा है, तो इसके लिए क्रेडिट हम देते हैं। यकीनन हमारी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का में कलीदी किरदार होता है, तो उसमें वो, और देखें ये जब इंटेलिजेंस ऐसा काम करती है तो वो उनका नाम कहीं पर नहीं आता, लेकिन कंट्रीब्यूशन उन्हीं की होती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, जैसे कि आपने पाक अफगान बॉर्डर का जिक्र किया, तो हमें पता है वो 7 एजेंसीज जो ख़ास तौर पर कबायली इलाका है 2600 किलोमीटर तवील है, और अब पाकिस्तान ने बड़ी हद तक वहाँ पर काम मुकम्मल भी किया उसको सेव करने के लिए। अफ़गान अबूरी हुकूमत के साथ अगर इस मामले को उठाया जाए कि सरहद के उस पार से पाकिस्तान में अटैक की तैयारी ना हो, ना ही मुआवनत हो, तो इसको किस हद तक अच्छे तरीके से हुकूमत कर सकती है, और क्या ये राब्ते जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं अफ़गान अबूरी हुकूमत के साथ? ये तो हमने ये इशू उठाया है, रेस किया है, सबूत भी दिए हैं। जो हमारे फार्मर स्पेशल एनवाय थे वो भी कई दफा विजिट करके इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी, और हमारे अगर आपको याद तो पीछे डिफेंस मिनिस्टर भी गए थे, और सब्सिक्वेंटली और हमारे जो उस वक्त के DGI भी गए थे, तो वो भी है, तो सबूत भी है। अभी देखें रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में जो समिट हुई थी, उसके साइड लाइन्स पे 4 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी, जो पाकिस्तान, ईरान और चाइना और रशिया शामिल थे, और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जो थ्रेट डेवलप हो रहा है वो अफगानिस्तान से हो रहा है, और थ्रेट उन्होंने बताया कि वाज़ेह तौर पे इन चारों ममालिक को इससे खतरा है। तो दुनिया मानती है, और इंटरनेशनल देखें यूनाइटेड नेशन की जो एनालिटिकल सपोर्ट और जो सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम है, उनकी रिपोर्ट में हर साल इस चीज़ को कंफर्म करते जा रहे हैं। और जो सेंटकॉम के चीफ है वो उसने कांग्रेस कमेटी के सामने अपीयर होकर वो भी कंफर्मेशन दी है। तो अभी पाकिस्तान ने, दैट्स वाई जब पाकिस्तान मजबूर हुआ तो हमने फिर खोस्त में और इसमें जो पक्तिका है वहां पर हमने स्ट्राइक्स किए थे। तो पाकिस्तान के पास अभी भी ये राइट है और हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, वी कैन स्ट्राइक डीपर इनसाइड अफगानिस्तान। तो मेरा ख्याल में इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान कि वो इनको कंट्रोल करें, हाइट हाउस को डिसमेंटल करें। तो पाकिस्तान, अगर ये ऐसा नहीं मुमकिन हुआ तो पाकिस्तान स्ट्राइक्स करेगा। जी, पाकिस्तान स्ट्राइक्स करेगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त देने का आपका शुक्रिया। और यकीनन क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है और सिक्योरिटी इदारे पाक फौज जो है वो मुतहरिक है दहशतगर्दी का जो है उसका खात्मा करने के लिए। मज़ीद मौज़ूआत पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। आप हमारे साथ प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और कराची में पेश आने वाले 2 दिलखराश वाक़यात का भी आपको बताते हैं कि कराची में खातून और उसके 2 बच्चों के तेज़ धार आले से गले काट दिए गए। एक बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। मुलजिम ने घर में घुसकर खातून और बच्चों को तेज़ धार आले से निशाना बनाया। पुलिस ने क्राइम सीन से शवाहिद जमा कर लिए, तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। और कराची का इलाका है रंगी टाउन, जहाँ पर थाने में खातून और उसकी बेटी को जख्मी करने और बेटे के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुकदमा खातून के शौहर की मुद्दत में दर्ज किया गया। और इमरान, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कराची में। इसी तरह जो एहसनाबाद के करीब भी एक वाक़या पेश आया है। बेटी के इलाज के लिए और दवाइयों के लिए एक नौजवान था, वो अपने बीवी के जेवरात बेच कर पैसे इकट्ठे करने जाता और डकैती मज़ाहमत पर यह हुआ कि उसको कत्ल कर दिया गया। तो ये दोनों वाक़यात पर हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सख्त माली मुश्किलात का शिकार फरहान को कराची के इलाके साइट सुपर हाईवे एहसनाबाद में डकैती मज़ाहमत पर गोलियां मार दी गईं। बिजली का बिल अदा करना था, कुछ बच्ची की दवा दारू, बेगम की दवा दारू करनी थी। बंदा यही चीज़ों के लिए जो है सोचता है कि मैं ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, तो फिर मैं बाद में ले लूँगा। अब हम लोग क्या करें, बता दो यार आप लोग। हम लोगों ने कराची में रहने की गुनाह कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, आप लोग जो चाहिए वो बताएं। फरहान की वालदा कहती हैं, हमारा हंसता बसता घर उजड़ गया, शहर का कोई वाली वारिस नहीं। इंसाफ चाहिए, इनको फांसी में चढ़ाओ, इनको गोलियां मारो, इनको जैसे मेरे बेटे को मारी है गोली है, मेरे बेटे को मार दिया। मेरा बेटा काम में से आ रहा, उसको उससे पैसे छीन लिए, उसे गोलियां मारी है। फरहान बीमार बेटी का इलाज और बिजली का जायद बिल अदा करने के लिए बीवी के जेवरात बेचने के बाद रकम लेकर घर आ रहा था। डाकुओं ने डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया और रकम छीन ली। रवां साल शहर में डकैती मज़ाहमत के दौरान कत्ल किए जाने वालों की तादाद 104 हो गई है। दूसरी जानिब कराची के इलाके औरंगी टाउन 8 नंबर में घर से माँ और 2 बच्चों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए
जहाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई जाती दुश्मनी का शाखसाना है और करीबी रिश्तेदार ही वाक़े में मुलविस हैं। DSP औरंगी की निगरानी में खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। कैमरामैन ताहिर नबी के साथ आसिफ अली सैयद, सुनो न्यूज़, कराची। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सिंध शुएब भटनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब शुएब, हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और मुकदमात भी दर्ज नहीं होते, इनकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हुकूमत वक्त की और ख़ास तौर पर पुलिस की क्या परफॉर्मेंस है इन वाक़यात को लेकर? जी देखें, पुलिस की परफॉर्मेंस की बात तो उस वक्त की जाए जब शहर में क्राइम कंट्रोल हो रहा हो। इस वक्त कराची की सूरत हाल ये है कि अभी आपने ख़ुद रिपोर्ट में आदाद शुमार बताए कि सिर्फ डकैती मज़ाहमत के दौरान रवां बरस 104 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। वो अपने अपने घरानों के कफ़ील थे, किसी के प्यारे थे, किसी के अजीज़ थे, और उसके मरने के बाद उनके घरों पे क्या गुज़रती है इसका आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। खाली 104 अफराद सिर्फ कराची जैसे एक शहर में एक साल के दौरान, अब तक जो कि साल पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ है उसके दौरान मारे जा चुके हैं। ये भी ऐसे ही एक घराने की ख़बर थी जो कि अभी आपने नशर की है। फरहान भी अपनी एक बीमार बेटी के इलाज के लिए अपनी बीवी के जेवरात बेच के पैसे लेके जा रहा था। ये साइड सुपर हाईवे एरिया का थाने की हदूद में ये वाक़या है, एहसनाबाद इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पे लूट मार, स्ट्रीट क्राइम, डकैती मज़ाहमत के दौरान होना मामूल बन चुका है। पुलिस की जानिब से सिर्फ यही होता है कि महज रस्मी कार्रवाई की जाती है, अगर वर्षा ज़्यादा ज़ोर दें, प्रेशर दें तो FIR काट ली जाती है, वरना पहली पुलिस की यही कोशिश होती है कि मुकदमे का इंदराज भी ना हो। अब जब FIR ही नहीं कटेगी तो केस का IO नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन अफसर नहीं होगा तो केस आगे नहीं बढ़ेगी। केस की तफ्तीश जब आगे नहीं होगी तो मुकदमा किस तरह से अदालतों में चलेगा, किस तरह से मुलजमान गिरफ्तार होंगे। रवां साल अगर 104 अफराद कराची में डाकुओं ने गोली मार के मारे हैं तो उनमें से 40 केस भी ऐसे नहीं है जिनके डकैतों को कत्ल करने वाले शहरियों के कातिलों को पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई हो। अब रेंजर्स भी कराची में मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, दीगर लॉ एनफोर्समेंट इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन कराची के शहरी इन्हीं डकैतों के हाथों मरने पे मजबूर हैं। कई मुल्कों से बड़ा शहर कराची है, तो इसमें शुएब भटनी, हम बात करते हैं कराची में अमन की, और जब भी हम देखते हैं ऐसे केसेस में इजाफा होता जा रहा है, रिपोर्ट भी होते हैं, पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल भी उठाए जाते हैं, लेकिन शहरी सरेआम लुटते जा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया साइड सुपर हाईवे, तो यहाँ तैनाती क्यों नहीं होती, पुलिस की नफरी में इजाफा क्यों नहीं किया जाता, इनकी रोकथाम के लिए कोई ठोस इकदाम क्यों नहीं किए जाते कि इनको रोका जा सके? अब जी देखें, इस इलाके में भी पुलिस मोबाइलें होती हैं, लेकिन वो पुलिस मोबाइलें अपना काम नहीं कर रही। असल मसला ये है कि जो तैनात पुलिस वाले हैं वो दीगर मामलात में लगे हुए हैं। जब क्राइम को कंट्रोल करने वाले ही दीगर मामलात में लग जाएंगे और जो उनका काम है क्राइम को कर्ब करना, वो काम वो नहीं करेंगे, तो फिर कैसे शहरियों को अमन व अमान और तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। कराची वो शहर है जहाँ पर रोज़ाना शहरी लुटते हैं, स्ट्रीट क्राइम का शिकार होते हैं, डाकुओं की गोली का निशाना बनते हैं, यहाँ तक कि औरतें भी निशाना बनती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में तो पुलिसिंग को जब तक बेहतर नहीं किया जाएगा, कराची के शहरियों के पास पुलिसिंग को बेहतर करने की जरूरत है। पुलिस उस तरह से मुतहरिक नहीं है। शुएब भटनी, हमारे से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और नहायत ही अफसोसनाक बात है कि इस तरह के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है और आवाम को इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन पुलिस मुतहरिक नहीं हो रही है, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। खैर, एक और अहम इशू है जी, पंजाब हुकूमत के साफ सुथरा पंजाब के मिशन को सरगोधा में नाकामी का सामना हुआ है। जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों से ताफुन फैल रहा है इमरान, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मुश्किलात का शिकार शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे अली रज़ा से। जी अली, बताइएगा, साफ सुथरा पंजाब होना था लेकिन सरगोदा में कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमें सरगोदा में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? हुकूमत का मिशन साफ़ सुथरा पंजाब सरगोदा में फ्लाप हो चुका है। सरगोदा के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लग गए हैं, जिसकी वजह से बच्चे मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ असिलाम वाली रोड पर, और यहाँ अर्बन ट्रांसपोर्ट कायम किया गया था जिसे अब कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया। यहाँ के जो शहरी हैं इस वक्त सरापा एहतजाज है, इनकी जानिब से ये मुतालबात सामने आ रहे हैं कि खुदारा इसे यहाँ से ख़त्म करवाया जाए, यहाँ पर पार्क बनवाया जाए, यहाँ रेस्क्यू 112 का ऑफिस यहाँ पर बनवाया जाए। तो एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बच्चे बीमार होते हैं, ये साथ मस्जिद है, मस्जिद में बहुत बदबू फैलती है। कमिश्नर से, वज़ीर आला से दरख्वास्त की जाए कि मेहरबानी करके कचरा कुंडी यहाँ से हटा कर यहाँ पे कोई पार्क शार्क बना दें या कोई और चीज़ बना दें। मेन ये शाहराह है, एक तरफ इस्तिकलालाबाद कॉलोनी, फैक्ट्री एरिया, हमीद टाउन, क्रिश्चियन कॉलोनी के जो बासी इस वक्त शदीद सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। जी तो जनाब, वहाँ क्या सूरत हाल है अली रज़ा ने हमें बताया, और इसी ताफून और गंदगी पर शहरियों का क्या कहना है वो भी देख लेते हैं।
से हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, कि बराए मेहरबानी अगर खुदा तरसी कर सकते हैं तो आपकी मेहरबानी, नहीं तो वरना खुद आके यहाँ के हालात देख लें। यहाँ पे जितने भी डंपिंग पॉइंट बनाए हैं इन्होंने, इनको चाहिए शहर से बाहर वो बनाए। हर जगह पे गंदगी, गलाजत और बुरे हालात है शहर के। ज़िला इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कोई इंतज़ामिया किसी हवाले से शहर की सफाई के ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। हर गली में पानी खड़ा है, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और डेंगू का भी खतरा हो रहा है। चारों अतराफ में गंदगी फैली हुई है और हर तरफ स्मेल ही स्मेल, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। कोई इकदाम नहीं है। लोगों की गुफ्तगू आपने देख ही ली और सुथरा पंजाब की एक मुहिम जो कि पूरे पंजाब में चल रही है, लेकिन लगता है कि वो सरगोदा अभी तक पहुंच नहीं पाई या फिर नाकामी का सामना वो कर रही है। हमने ये मामला आपके सामने रखे हैं, कुछ दिन बाद दोबारा हम सरगोदा की सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे और जो हुकाम बाला है वो ये देख भी रहे हैं और अगर उन्होंने यहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम नहीं किए तो दोबारा उनके सामने ये मामला रखेंगे। कुछ मज़ीद खबरें भी और मामला भी आपके सामने हम लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में अब कुछ बात कर लेते हैं झंग के मसाइल की। तो झंग म्यूनसिपल कमेटी के अमले की गफलत और लापरवाही के बायस शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान सुल्तान शाह में सीवरेज का पानी जौहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया, जिससे कब्रिस्तान में ताफून और बदबू से शहरियों का गुजरना जो है वहाँ से मुहाल हुआ पड़ा। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदे अली अब्बास से। जी अली अब्बास, हुकाम बाला तक ये बात पहुँची है और उन्होंने कुछ इस हवाले से अमली इक़दाम किए हैं क्या? झंग शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में सीवरेज के पानी ने डेरे डाल रखे हैं। सीवरेज के गंदे पानी से जहां तहफ़्फ़ुज़ पैर रहा है, वहीं नई तमीर की जाने वाली जनाजा गाह भी इससे मुतासर हो रही है। पानी कब्रों के नज़दीक पहुंच चुका है। निकासी ना होने के बायस ये पानी बाकायदा जोड़ की शक्ल अख्तियार कर चुका है। मकामी अफराद का कहना है कि 3 साल कबल मलिका आबादियों की निकासी के लिए नाला बनाया गया, लेकिन नाकिस मटीरियल के बायस ये नाला टूट फूट का शिकार हो गया और पानी कब्रिस्तान के अहाते में जमा होना शुरू हो गया। इस बारे मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया गया, लेकिन इसकी कोई सुनवाई ना हुई। मकामी अफराद का कहना है कि अगर नाले की मुरम्मत कर दी जाए तो सीवरेज के पानी की निकासी मुमकिन बनाई जा सकती है, जिससे ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ ज़दा माहौल से छुटकारा हासिल किया जा सकता है बल्कि कब्रों को भी महफूज रखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अली, हमें आगाह कर रहे थे। कब्रिस्तान है जी, यहाँ पर कब्रें होती हैं, लोग दफनाने के लिए आते हैं और यहाँ पर सीवरेज का पानी मौजूद है जिससे कब्रें ख़राब हो रही हैं और इसके साथ साथ जो जनाज़गाह है जहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाती है वो भी जगह से ख़राब हो रही है। कह लें कि आवाम को मरना भी अब ठीक से नसीब नहीं है कि मतलब वहाँ भी आपको परेशानी का सामना है। कब्रिस्तान की सूरत हाल है, इंतज़ामिया को चाहिए इस पे हरकत में आए और इसका कोई हल निकाले, सदेबाब करे कोई। ज़िला उकाड़ा की बात कर लेते हैं जी। शहर में रेलवे शंघाई अंडरपास इंतज़ामिया की गफलत और अदम तवज्जोही के बायस जो है वो खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। चोर हिफाजती जंगले तक जो है वो चुरा के वहाँ से ले गए इमरान। और ट्रैफिक को गुजरने में भी बहुत मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेकर मुरम्मत करने का मुतालबा भी किया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलमान से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा, इस वक्त यहाँ पर चोरी माल हो जाता है लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के एक वाहिद अंडरपास के पास जो उकाड़ा के मशरकी इलाके को मगरबी इलाके से मिलाता है। इसके अलावा कोई भी गुजरगाह नहीं है। जब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने का वक्त होता है तो इस अंडरपास में से आवाम को गुजरना पड़ता है, लेकिन इस अंडरपास की हालत इस वक्त इस कदर खराब हो चुकी है कि अवामन नास को इससे बहुत सारी शिकायतें हैं। इंतजामिया की जानिब से किसी वक्त भी कोई भी तामुन नहीं किया जाता। इस हवाला से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था जहाँ पर घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहती है क्योंकि बारिशों के दिनों में इसके अंदर 7 से 8 फुट तक पानी इकट्ठा हो जाता है। देने के बावजूद अवामुन नास के लिए कोई भी रिलीफ ना मिल सका, बल्कि इंतजामिया के कान तले जू नहीं रेंगी। साथ साथ शहरियों का ये भी कहना है वजीर आला पंजाब इस चीज का नोटिस लें और फिलफौर इस अंडरपास को रिपेयर कराएं ताकि अवामुन नास को फायदा पहुंच सके। जी सलमान हमें आगाह कर रहे थे और कितना ही ख़तरनाक है, कितने यहाँ पर हादसात हो सकते हैं, किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आला हुकाम जो है इसका नोटिस लेंगे और इसकी मुरम्मत भी करवाएंगे। आगे जी डस्का की बात कर लेते हैं। डस्का में कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि डस्का में नवाज शरीफ स्टेडियम है जी, लेकिन है तो वो स्टेडियम वहाँ पर नौजवान खेल नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर लंबी लंबी घास उगी हुई है, वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, डेंगू के खतरात वहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे अमीन रज़ा मुगल से। जी अमीन। बिल्कुल, मैं इस वक्त डस्का के इकलौते नवाज शरीफ स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस स्टेडियम की हालत ज़ार ये है
کہ عرصہ دراز سے یہ اسٹیڈیم جو ہے وہ زیر آتاب رہا ہے. کبھی کبڈی کے میچوں کی وجہ سے اس کی گراؤنڈ کو کاٹ پھاڑ کی گئی, اور اس کے علاوہ اس کے اطراف میں جو کئی فٹ گہری جو خندقیں کھودی گئی ہیں تاکہ پانی کا وہاں پہ نکاس ہو سکے, اور یہاں پر پانی کو خشک کرنے کے جو ریت ڈالی گئی تھی وہ بھی ابھی تک اٹھائی نہیں گئی. اور اس کے علاوہ اس کے جو واش روم ہے وہ بھی یہاں پر گندگی کے اماج کا بنے ہوئے ہیں, اور یہاں پر اکثر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ سیڑھیوں کے آگے انٹرنس کے آگے ہی پانی کھڑا ہے جو ڈینگی کی جو ہے نا وہ اماج کا بن رہا ہے. تو یہاں پر نوجوان نسل نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈسکا کے نواز شریف اسٹیڈیم کی حالت زار پر رحم کیا جائے اور اس کی حالت زار کو بہتر کیا جائے تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی کھیلوں کی سرگرمیاں جاری رکھ سکے. جی صحیح, تو یہ آپ نے ملاحظہ بھی کیا اور صورتحال بھی دیکھی. حکمران دعویٰ بڑا کرتے ہیں کہ جن نوجوانوں کو کھیلوں کے مواقع فراہم کیے جائیں گے, گراؤنڈز آباد کیے جائیں گے اور اس طرح کی سہولیات دی جائیں گی, لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ لگ نہیں رہا کہ انتظامیہ اس طرح سے متحرک ہے کہ نوجوانوں کو سہولت فراہم کی جائے کھیلوں کی. جس طرح سے گراؤنڈ میں پانی جمع ہے, ڈینگی کی ماجگا بنا ہوا ہے, تو یہ ساری صورتحال پر انتظامیہ کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے اس طرح کے ایشوز اٹھانے کا کہ عوام بالا تک یہ موضوعات جو ہیں, جو ایشوز ہیں پہنچے اور ان کا کوئی حل صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ نے اسٹیڈیم بنا دیا ہے, اس کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے, اس کو مینٹین بھی کرنا ہوتا ہے, پانی کھڑا ہونے سے روکنا ہے, وہاں پر جو سہولیات درکار ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ پہنچائی جانی چاہیے. لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ صرف اسٹیڈیم بنا دیا, اس کے بعد اس کو بھول گئے اور وہاں پر وہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. فی الحال جی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ مزید اہم مسئلے جو کہ ریلیٹڈ ہیں ہماری عوام کے ساتھ اور اس کا تعلق ہے حکام بالا کے ساتھ. کل پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.